नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहां पर हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अब हम यहां पर मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करेंगे और मौर्य साम्राज्य से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आपको बता दें कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो लिखा है कि मौर्यगुप्त यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि चंद्रगुप्त यानी मौर्य वंश की नींव रखने वाला कौन शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक, ये पॉइंट क्लियर। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 321 ईसा पूर्व तक यानी 322 से 321 ईसा पूर्व अपने गुरु चाणक्य, जिन्हें जिन्हें कौटिल्य या उनका असली नाम विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनका जो शासन रहा वो 320 से 321 के बीच इतना रहा। ठीक है, तो मौर्य ने 322 से 321 ईसा पूर्व अपने गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य असली नाम विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, की सहायता से मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य किया। यानी उन्होंने 322 से 321 के बीच में उन्होंने अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य या उनका असली नाम विष्णुगुप्त की सहायता से मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य किया यानी अधिकार किया। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि चाणक्य का आपसे अन्य नाम पूछे जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से ही उन पर मगध साम्राज्य पर अधिकार किया। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। आगे हम देखते हैं कि जहां नंद वंश के राजा घनानंद का शासन था, इसके बाद ही मगध में नंद वंश का पतन हुआ और विशाल मौर्य साम्राज्य का उद्भव हुआ। ठीक है, जो कि 323 से 184 ईसा पूर्व तक चला। यानी मौर्य वंश का जो शासन चला वो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कई पॉइंट बने, उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहले लिखा है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कब यानी मगध पर अधिकार किया? तो आपको याद रखना है 322 और 321 ईसा पूर्व के मध्य किया। ठीक है, और किन की सहायता से किया? अपने गुरु चाणक्य, यानी उनका गुरु का अन्य नाम क्या था? कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। ठीक है, तो मगध का कौन से राजा को हराकर उन्होंने नंदवंश यानी नंदवंश के नंदवंश का जो अंतिम शासक घनानंद था उनको हराकर नंदवंश का अंत किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नंदवंश का पतन हुआ और फिर मौर्य साम्राज्य का उद्भव हुआ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अपनी राजधानी यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, जिसे वर्तमान में पटना यानी बिहार राज्य के नाम से जाना जाता है। यानी वर्तमान में पटना में जो बिहार में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि उन्होंने उस दौरान अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था। ठीक है, तो उनका जो शासन काल यानी मौर्य वंश का जो शासन चला वो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। और अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो भी पॉइंट है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व तक रहे। यानी उनका जो शासन काल था वो 322 से 398 तक उन्होंने शासन किया। तो हम पहले देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी और विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, नींव रखी और उन्होंने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। और चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में काशी से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक। ठीक है, दक्षिण में कर्नाटक तक और पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर में फारस के यानी फारस कहाँ है? फारस की गाड़ी वर्तमान में ईरान तक फैला हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन रहा है वो कहाँ से? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और आपकी जो पूर्व में बात करें तो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में ईरान तक फैला हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में चाणक्य को प्रधानमंत्री पद दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि
चंद्रगुप्त मौर्य का जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? चाणक्य थे। ठीक है, और चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा चाणक्य। ये भी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है, तो अर्थशास्त्र का मतलब उसका नाम है, तो इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है। उसमें जो बातें यानी लिखी हैं चाणक्य ने, तो उसमें राजनीति से संबंधित है, जिसमें प्रशासनिक नियमों का उल्लेख किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रशासनिक नियमों का उल्लेख किया गया है। किसमें? अर्थशास्त्र में। इसके जो लेखक कौन है? चाणक्य। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी, और उनका जो क्षेत्रफल यानी उनका जो शासन था वो कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक, बंगाल से लेके फारसीनी ईरान तक फैला हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। और हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व यूनानी शासक सेल्यूकस यानी सिकंदर का सेनापति, सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का सेनापति को युद्ध में पराजित किया, और संधि स्वरूप सेल्यूकस की बेटी से, यानी जो सेल्यूकस की बेटी थी, यानी सेनापति किसका? सिकंदर का था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस। सेल्यूकस की बेटी को से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया, और सेल्यूकस ने ही मैगस्थनीज को अपने राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें मौर्य साम्राज्य की भव्यता और प्रशासन प्रणाली का सजीव वर्णन है। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि जो यूनानी शासक सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर के बाद जो उसका सेनापति कौन था? सेल्यूकस था। ठीक है, और सेल्यूकस को युद्ध में पराजित किया। किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया, और फिर उससे संधि करनी पड़ी चंद्रगुप्त मौर्य से। तो क्या हुआ कि संधि के स्वरूप सेल्यूकस ने अपनी बेटी को चंद्रगुप्त से विवाह करवाया, और सेल्यूकस ने ही अपना जो राजदूत था वो मैगस्थनीज था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो फिर आपको यह पॉइंट बनता है कि मैगस्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। आपसे पूछा जाए कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना की किसने की, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मैगस्थनीज ने की। और मौर्य साम्राज्य की जो भव्यता, इंडिका में क्या किस चीज का वर्णन है, तो आपको राइट आंसर क्या होगा कि मौर्य साम्राज्य की भव्यता और शासन प्रणाली का सजीव वर्णन है। तो हम आपको एक और पॉइंट यहाँ पर बता दें, आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय विवाह कब और किसके बीच हुआ, तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय शादी की पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय शादी कब हुई, तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की बेटी की, यानी यूनानी शासक था, वो यूनान का था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पे, भारत में उनका जो शासन था, तो कहीं ना कहीं दो देशों के बीच में जब कोई पारस्परिक संबंध जोड़ा जाए या कोई व्यापार से, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तहत ही जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि पहली अंतर्राष्ट्रीय शादी किन के बीच या किसने की, तो राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किससे? सेल्यूकस की बेटी से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। तो ये भी आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, तो राइट आंसर अब क्या होगा? जैन धर्म का। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। उसने जैन मनु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा यानी शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया। यानी इसका मतलब कहने का मतलब है कि चंद्रगुप्त का जैन धर्म गुरु कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मुनि भद्रबाहु थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और एक पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक किंवदंती के अनुसार यह भी कहा जाता है कि राज्य में 12 साल लंबा अकाल पड़ने से दुखी होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने राजपाट त्याग दिया, और जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेल गोला यानी मैसूर में जाकर तपस्या में लीन हो गए, और वहीं 298 में देह त्याग दिया। तो ये भी आपको याद रखना है कि जैन धर्म की यानी 12 साल के अकाल के बाद जब कुछ ना होने के कारण शासन पर एक तरीका से दोषारोपण होने लगा कि जनता सेना को क्या खिलाया जाए, तो उन्होंने इस चीज़ को देखकर उन्होंने राजपाट त्याग दिया, और मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेल गोला में यानी मैसूर में स्थित है जाकर तपस्या में लीन हो गए, और वहीं उनकी 298 में उन्होंने 298 ईसा पूर्व में अपना देह त्याग दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये भी इनसे पॉइंट, इस पैराग्राफ से पॉइंट क्या बने? 2 ही पॉइंट बने हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, तो आपका राइट आंसर जैन धर्म के थे। उनके गुरु का नाम क्या था, तो आपका राइट आंसर होगा मुनि भद्रबाहु थे, और उनकी जो मृत्यु थी वो कब हुई? 298 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है
कि यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि यूनानी लेखक जस्टिन ने, आपसे अगर पूछा जाए कि यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सेंड्रोकोटस का। ठीक है, जबकि एपियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस का। यहाँ पर सेंड्रोकोटस है, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा, जस्टिन ने कहा, जबकि एपियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस का। यानी यहाँ पर सेंड्रोकोटस है और यहाँ पर एंड्रोकोटस है। एपियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस का। बौद्ध साहित्य में ग्रंथ में महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बौद्ध साहित्य के ग्रंथ महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो जिसमें या आगे लिखा है कि जिसमें उसे छत्री बताए गए, यानी जो महावंश जो गौतम बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है इसमें उसे छत्री बताए गए, जबकि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में। तो ये भी आपको पॉइंट बनता है, पूछा जाए कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो आप मुद्रा राक्षस का जो लेखक यानी पुस्तक के लेखक कौन, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, विशाख दत्त। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, यानी जहां पर बौद्ध साहित्य में उसे छत्री बताया गया है मौर्यवंश को, वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है निम्न मूल या छोटी जाति का। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर मतभेद मिलते हैं कि बौद्ध साहित्य के ग्रंथ में महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को छत्री कहा गया, जबकि वहीं विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में मौर्य को वृषल, यानी इसका शाब्दिक अर्थ होता है मूल यानी निम्न मूल का छोटी जाति का, या निम्न मूल या छोटी जाति का। तो जो भी हो उस उनके मतानुसार है कि मुद्रा राक्षस में उन्हें। तो आपको याद रखना है, बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से ये आपको याद रखना है कि ये पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य को छोटी जाति का किस पुस्तक में वर्णन मिलता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मुद्रा राक्षस। यदि आपसे ये पूछा जाए कि छत्री, उसे छत्री मौर्य वंश को छत्री बताया गया, तो ये किसमें लिखा है, महावंश यानी बौद्ध साहित्य के ग्रंथ में मिलता है। तो दोनों पॉइंट क्लियर। और आगे हम देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त के दक्षिण में विजय का उल्लेख तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुरनानूर में मिलता है। तो यानी दक्षिण में विजय जीत के बारे में देखें तो किस ग्रंथों में मिलता है, तमिल ग्रंथ कौन से, अहनानूर में और मुरनानूर में मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। और अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट, यदि आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर कीजिए, ताकि जो कहीं ना कहीं जो बेसिक नॉलेज है वो हर एक कंप्यूटर के लिए उसके पास पहुंचे और उसे हेल्पफुल हो एक अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए कि किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो इसके लिए आपसे हमने यही कहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य की शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि चंद्रगुप्त मौर्य की शासन प्रणाली कैसी थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राजतंत्रात्मक थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जिसके लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। यानी राजतंत्रात्मक के लिए किसका गठन किया गया था, मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। तब यानी तथा सभी कार्यों को विभागों में बांटे गए थे, यानी जो भी उस समय के कार्य थे तो उन्हें कार्यों को करने के लिए सभी विभागों में बांट दिए गए थे। विभाग के प्रमुख अध्यक्ष के बारे में बात करें तो यानी सूत्राध्यक्ष कौन थे, सूत्राध्यक्ष किसे कहा जाता था, यानी जो विभाग के प्रमुख अध्यक्ष थे उसे क्या कहा जाता था, सूत्राध्यक्ष कहा जाता था। माप तौल विभाग के अध्यक्ष को पितावध्यक्ष या पितावध्यक्ष कहा जाता था, जबकि कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है कि किसी कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा जाता था। व्यापार कर आदि जमा करने वाले को शुल्काध्यक्ष कहा जाता था, और आर्थिक नीति बनाने वाले व आय व्यय को लेखा जोखा रखने वाले को सुन्नीदाता कहा जाता था, और कारखाना संभालने वाले को कार्मांत्रिक कहा जाता था। ठीक है, और इसी तरह सुरक्षाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और अश्वाध्यक्ष और देवताध्यक्ष आदि कई पद व अधिकारी मौर्य काल में हुआ करते थे। ठीक है, इसका मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन प्रणाली थी बहुत ही एक तरीके से व्यवस्थित थी, सुव्यवस्थित थी, और उनका जो शासन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक थी, और जितने भी कार्य हुआ करते थे उसके लिए सभी
मंत्रिपरिषदों का गठन किया, सभी कार्यों के विभागों को बांटे गए थे। तो आपको याद रखना है, आप इनको हमारी वॉल्यूम को यानी मेरी आवाज़ को कम करके इन्हें पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उस दौरान कौन से तथ्यों का वर्णन है समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट अब आता है कि बिंदुसार। ठीक है, तो बिंदुसार के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो मौर्य वंश में जो शासक बना तो वो कौन सा बना? बिंदुसार। तो बिंदुसार का जो शासन काल रहा है वो 298 से लेके 272 तक रहा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इससे जो भी पॉइंट बन रहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार मौर्य शासन पर आसीन हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार मौर्य के सिंहासन पर आसीन हुआ यानी बैठा। इसके नाम को लेकर कई मतभेद हैं, तो ये भी आपको याद रखते हैं। बिंदुसार के नाम में कई मतभेद हैं, यानी पुराणों के अनुसार देखा जाए तो बिंदुसार को वारिसार और भद्रासार पुकारा जाता है। यानी बिंदुसार को पुराणों में क्या कहा जाता है? वारिसार या फिर भद्रासार पुकारा जाता है। वहीं जैन ग्रंथ में राजवलिक कथा के अनुसार, यानी जैन धर्म की जो राजवली कथा है उसमें सिंहासन को चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बताया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। परंतु बौद्ध ग्रंथों में महावंश, यानी जो बौद्ध ग्रंथ में महावंश और दीप वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी को बिंदुसार नाम से ही दर्शाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बिंदुसार से यदि पूछा जाए तो किसमें है? बौद्ध ग्रंथों के महावंश में और दीप वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी को बिंदुसार नाम से दर्शाया गया है। लेकिन चीनी ग्रंथ है फा युएन चुलिन में बिंदुसार को बिंदुपाल पुकारा गया। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फा युएन चुलिन में जो चीनी ग्रंथ है उसमें बिंदुसार को बिंदुपाल कहा गया। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि बिंदुसार को यूनानी साहित्य में अमित्रोकेटस या अवित्रघात के नाम से भी जाना गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बिंदुसार को यूनानी साहित्य में बात करें तो उन्हें अवित्रघात या फिर अमित्रोकेटस के नाम से जाना जाता है, जहां अवित्रघात का अर्थ होता है शत्रुनाशक या शत्रु का नाश करने वाला। चाणक्य बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री था। तो ये भी आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री कौन था, तो राइट आंसर क्या होगा? चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त। और जबकि बिंदुसार का भी अगर प्रधानमंत्री पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चाणक्य ही होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ लिखा है कि प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टोलोमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्लिनी के अनुसार, इनके अनुसार कहा गया है कि मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि किसके दरबार में किसने भेजा था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसस को किसके दरबार में भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार अगर देखा जाए तो सीरिया के शासक एंटीयोक्स ने डायोमैक्स नामक राजदूत भेजा था। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि पूछा जाए कि बिंदुसार के शासनकाल में कौन से दो राजदूत आए थे और वो कहाँ के निवासी थे। दोनों का आंसर क्या होगा कि मिस्र के डायोनियस थे और अगर आपसे सीरिया के पूछा जाए तो आपके कौन से थे? डायोमैक्स नामक राजदूत थे। ठीक है, तो दोनों पॉइंट क्लियर। और हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुराणों के अनुसार बिंदुसार 24 से 25 वर्ष तक शासन किया। यानी पुराणों में ये लिखा है कि जो बिंदुसार ने शासन किया वो 24 से 25 वर्ष तक शासन किया, परंतु बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार उनका शासन 27 वर्ष का था। यानी 27 वर्ष का शासन किया किसमें? महावंश के अनुसार देखा जाए। तो अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार शासन के तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जहां बिंदुसार का पुत्र
सुशीब शासन करता था। तो ये भी आपको याद रखना है कि बिंदुसार का जो पुत्र कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सुशीब था, जो शासन वहाँ करता था तक्षशिला में, ठीक है। और जो इस विद्रोह को रोकने में नाकाम रहा, जिस कारण बिंदुसार ने अपने दूसरे बेटे अशोक को वहाँ भेजा, जिसने वहाँ पनपे विद्रोह को पूर्णतः दमन कर दिया। तो ये भी आपको याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथ में, वो तो दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार के शासन में तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जहां बिंदुसार का पुत्र सुशीब शासन करता था, ठीक है, सुशीब जी। लेकिन इस विद्रोह को रोकने में वो नाकाम रहा, लेकिन फिर अपने दूसरा पुत्र कौन था, अशोक को वहां भेजा, जिसने विद्रोह को, पनपे विद्रोह को दमन कर दिया, यानी खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अशोक किसके पुत्र थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बिंदुसार के। अब हम यहाँ पर महान सम्राट अशोक के बारे में ही वर्णन करेंगे कि महान सम्राट अशोक की क्या उपलब्धियां रही और उन्होंने अपने जीवन काल में शासन को कैसे संभाला। तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला लिखा है कि बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक बना, जिसने विश्व इतिहास में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी, ठीक है। और एक किंवदंती यह भी है कि किंवदंती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके मौर्य सिंहासन पर अपना आधिपत्य किया। तो ये भी आपको याद रखना है कि एक किंवदंती के अनुसार यह भी कहा गया है कि अपने 99 भाइयों का वध करके ही वो सिंहासन पर बैठा। लेकिन बौद्ध ग्रंथों में अशोक को क्रोधी, हिंसक सम्राट माना गया। तो बौद्ध ग्रंथ में आपसे पूछा जाए कि अशोक को क्या माना गया, तो राइट आंसर क्या होगा, क्रोधी और हिंसक सम्राट माना गया। परंतु सम्राट अशोक को एक ऐसा राजा के रूप में भी जाना जाता है जिसने हिंसा और क्रोध त्याग कर अहिंसा का मार्ग अपनाया और प्रेम शांति पथ पर चलकर विश्व में बंधुत्व की मिसाल पेश की। यानी दोनों रोल अशोक के जीवन काल में देखने को मिलते हैं कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार देखा जाए अशोक क्रोधी और हिंसक सम्राट था, जबकि वहीं देखा जाए कि विश्व में उसने अहिंसा का मार्ग अपनाया और प्रेम और शांति पथ का चलकर विश्व में बंधुत्व की मिसाल पेश की। तो आपको ये भी समझना होगा कि महान सम्राट जो अशोक थे उनके जीवन से संबंधित कुछ तथ्य थे। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ अगला पॉइंट लिखा हुआ है, सीएलई के अनुसार देखा जाए तो बौद्ध ग्रंथ में दीप वंश में अशोक को प्रियदर्शन और प्रियदर्शी कहा गया। तो राइट आंसर क्या होगा कि जो बौद्ध ग्रंथ दीप वंश है, दीप वंश में ही अशोक को प्रियदर्शी या फिर प्रियदर्शन कहा गया है। और ग्रंथों और अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना, जबकि ग्रंथों और अभिलेखों में अशोक को क्या कहा जाता है, देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझना होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि अशोक ने अपने राजभिषेक के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया। यानी अशोक ने अपने राजभिषेक के 9वें वर्ष यानी करने के बाद, सिंहासन पर बैठने के बाद 9 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया और उस पर अपना आधिपत्य जमाया और उस पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए और कई लाख घायल हो गए, बंदी बना लिए गए। और बंदी यानी इस सैनिक में जो कलिंग का युद्ध हुआ, इस युद्ध में 1 लाख से सैनिक अधिक मारे गए, कई लाख घायल हो गए और बंदी बना लिए गए। यह युद्ध इतना भयावह था कि इसके नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वहां हिंसा छोड़ अहिंसा का मार्ग पर चल पड़ा। यानी अशोक का इस प्रकार से हिंसा को देखकर उनके हृदय में परिवर्तन हो गया और अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। इस तरह कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध साबित हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है कि कलिंग की मृत्यु के बाद अशोक ने अपने जीवन काल को परिवर्तन कर लिया। उनका हृदय इतना परिवर्तित हो गया कि उन्होंने नरसंहार करना और हिंसा से मार्ग अपनाने से मना कर दिया और उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाने का राय रखी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कलिंग का अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था। तो आपको ये समझना होगा। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है, अगला पॉइंट है कि यह मत है कि कलिंग के युद्ध के बाद आहत होकर सम्राट अशोक ने अपनी राज्य विस्तार की नीति बदल दी और युद्ध हिंसा को त्याग कर बौद्ध साहित्य में बौद्ध साध को अपनाएगा और बौद्ध बनकर हिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलकर देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रसार किया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री
को कई देशों में भेजा, किंतु कई मत हैं कि ये भी है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का अनुसरण तो किया लेकिन खुद कभी बौद्ध नहीं बना, यानी खुद नहीं बने। तो ये भी आपको याद रखना है कि कलिंग के युद्ध के बाद आपसे पूछा जाए कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, बौद्ध धर्म के बाद ही अपने पुत्र और पुत्री को कई देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है, कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने धम्म की शुरुआत की और कई विद्वानों का मत है कि अशोक ने एक नए धर्म की शुरुआत की थी, लेकिन कईयों का कहना है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ही धम्म कहा और उसकी प्रचार प्रसार में अपनी संपूर्ण जिंदगी व्यतीत की। देखा जाए तो अशोक का धम्म और बौद्ध धर्म के नियमों में उपदेश एक से जान पड़ते हैं। दोनों में ही जीव वध और हिंसा ना करने और सबके साथ प्रेम से रहना और छोटे बड़ों का आदर करना, दान दया का अनुसरण करना आदि के बारे में लोगों को प्रेरित किया। तो ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, उसके तहत फिर उन्होंने अशोक धम्म यानी बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म में अपने उपदेश में कहा कि दोनों ही जीव यानी दोनों में यानी बौद्ध धर्म और अशोक मौर्य वंश में जीववध, हिंसा ना करना, सबके साथ प्रेम से रहना, छोटे बड़ों का आदर करना, दान दया का अनुसरण करना आदि के बारे में लोगों को प्रेरित किया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान के अनुसार बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। तो ये भी आपको याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथ, कौन सा बौद्ध ग्रंथ है, दिव्यदान के अनुसार बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने, यानी कौन से इनके जो अगर शिष्य आपके पूछा जाए कि शिष्य कौन थे, अशोक थे, और गुरु कौन थे, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। और सम्राट अशोक ने तीसरा बौद्ध संगीति में भी आयोजन कराया, यानी तीसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन कराया था वो अशोक ने ही कराया, सभा का भी आयोजन किया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है, अगला पॉइंट है कि सम्राट अशोक ने 84 यानी 84 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिन्हें बनने में 3 वर्ष का समय लगा था, किंतु बौद्ध किंवदंतियों के अनुसार अशोक ने 4000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक ने कई स्तंभों का शिलालेख आदि का भी निर्माण करवाया था। उन्हीं के में से एक है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, जिसको हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है, जिसके शीर्ष पर 4 सिंह बने हुए। तो ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को अपनाया गया। और अशोक स्तंभ पर कौन से 4 किसके चिन्ह बने, शेर के 4 सिंह बने हुए हैं, सिंह यानी शीर्ष पर 4 सिंह बने हुए, सिंह जो शेर होते हैं वो बने हुए, जो एक दूसरे से पीठ सटाए हुए हैं और अपने एक सिंह के नीचे लिखा हुआ सत्य में जयते, जिस राष्ट्रीय चिन्ह को दर्शाया गया है, जिसे राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यह मौर्यकालीन सभ्यता स्थापत्य कला का अनुकरणीय उदाहरण था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है कि सम्राट अशोक ने 84 स्तूपों का निर्माण कराया है, जिनका बनने में समय कितना लगा, 3 वर्ष लगा। ठीक है, अशोक ने 4000 स्तूपों का निर्माण करवाया था और सम्राट अशोक ने कई स्तंभों में शिलालेख आदि का भी निर्माण कराया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये आपसे पूछा जाएगा उनमें से जो सारनाथ है वो अशोक स्तंभ है, जिसको हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर। और हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें, यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि चीनी यात्री हैंसांग ने हैंसांग के अनुसार श्रीनगर का सम्राट अशोक को, यहाँ पर लिखा हुआ है आप समझिएगा, चीनी यात्री हैंसांग के अनुसार श्रीनगर का निर्माण अशोक ने करवाया था। तो आपसे यदि पूछा जाए कि श्रीनगर का निर्माण यानी श्रीनगर का संस्थापक कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अशोक। ये किसके अनुसार, चीनी यात्री हैंसांग के अनुसार यह कहा गया। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। और हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है,
अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो सम्राट अशोक का कभी ना युद्ध करने की शपथ लेना और बौद्ध धर्म के प्रसार में अपनी संपदा को लुटाना ही कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण बने। और युद्ध ना करने और अहिंसा का मार्ग चलने के कारण सैन्य बल कमजोर हो गया, जिस कारण से मौर्य साम्राज्य की शक्ति क्षीण होती चली गई। साथ ही यह भी सत्य है कि महान सम्राट अशोक के समय के बाद कोई भी उत्तराधिकारी इतना योग्य और शक्तिशाली नहीं था कि जो कि मौर्य साम्राज्य को संभाल सके। फलतः अशोक की मृत्यु के पश्चात 50 वर्ष के भीतर ही उसका जो विशाल साम्राज्य छिन्न हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि मौर्य वंश का जो शासन था वो कैसे खत्म हो गए, तो आपने इसमें समझा और जाना। और हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो बृहदत्त था, यानी मौर्य वंश का जो अंतिम शासक के बारे में बात करें तो बृहदत्त था, जिसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और मौर्य सिंहासन पर कब्जा कर लिया। यानी मौर्य जो शासन चल रहा था, जो अंतिम शासन बृहदत्त था, लेकिन बृहदत्त का जो उसका ही सेनापति कौन, पुष्यमित्र शुंग ने ही मौर्य सिंहासन पर कब्जा कर लिया। और पुष्यमित्र शुंग ही था जिसने शुंग वंश की नींव रखी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाए कि शुंग वंश की नींव किसने रखी, तो पुष्यमित्र शुंग ने ही रखी। और मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ शुंग वंश के विशाल साम्राज्य का उदय हुआ। तो ये कुछ मौर्य वंश से संबंधित पॉइंट थे, जिसमें आपने बिंदुसार को जाना, अशोक को जाना, चंद्रगुप्त मौर्य को जाना और उनसे संबंधित जो भी पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि थे उनके बारे में अध्ययन किया। तो फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।